जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 एग्जाम की दृष्टि से जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो इस क्लास की आपको इंपॉर्टेंस देखने को ज़रूर मिलेगी। अगर वर्दी पाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आपको ज़रूर देखना है। मैं कोई भी प्रश्न लेकर आता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर होता है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, आप हमें ध्यान से बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? यानी कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का अनुमोदन अगर चाहता है तो वो किस आर्टिकल के तहत भेजेगा। ठीक है, चलिए कुछ आर्टिकल आपको बता रहा हूँ। जैसे 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये आपको याद रखना है। किसका? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ऐसे आर्टिकल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। आर्टिकल 17 आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसमें अस्पष्टता का अंत है। ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 176 के द्वारा क्या करता है? 176 में क्या है दिया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए कोई विधेयक भेजेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या केरल? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो आपको याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? तिब्बत इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट कब हुई थी? देखिए, सूरत फूट अगर बात करें तो सूरत का ये अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन आपको याद रखना 1907 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का ये अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। क्या हुआ था इसमें, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, फिर ये सर कहाँ जाकर मिले? तो आपको याद रखना है 1916 में जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता हुआ था। उसमें नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब एक में मिल गए थे। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद है ये लखनऊ में समझौता हुआ था, मतलब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, 1906 का अधिवेशन आपको भूलना नहीं है। ये अधिवेशन आपको याद है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 के अधिवेशन में। तो आपको ये भूलना नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न करने वाले हैं। 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गुप्त कालीन शासक के समय हुरणों ने भारत पर आक्रमण किया था? अच्छा, हुरणों के भारत में जो आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख। कौन से सर? जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी का अभिलेख, भीतरी का स्तंभ लेख, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। याद रखेंगे, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और हुरणों जो थे, हुरण ये आक्रमण किया करते थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुशनवाज इनके जो हुरणों का एक शासक था, खुशनवाज, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है इनको कविराज मार्ग की भी उपाधि धारण की थी। और इसने मतलब दक्षिण भारत तक आक्रमण किया था। तो अगर अब पूछा जाए कि प्राचीन काल का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया तो वो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। 2 या सुमेगी ने करवाए थे। ठीक है, और प्रयाग प्रसत्ति से इनकी जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश क्या होता है? जो हमारे यहाँ प्रकाश आता है वो एक ऊर्जा के बंडल के रूप में आता है, एक बंडल के रूप में आता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर? फोटान कहते हैं। ये बात याद रखनी। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है? देखिए, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात है 1951 की। 1951 से क्या कर रही है भारत सरकार? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का
नीति का अनुसरण कर रही है। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि 1951 के समय जब आर्थिक मंदी आने को हमारे भारत में थी, फिलहाल उसमें हमने बहुत से प्रयास किए और हम उससे बाहर निकले। तो आपको ये बताना है 1951 के समय यहाँ के प्रधानमंत्री भारत के कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वित्त मंत्री कौन सर, वित्त मंत्री अगर पूछा है वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है वित्त मंत्री। अगर पीएम पूछा है तो नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री आपको याद है मनमोहन सिंह थे। ये बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर? प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 अक्टूबर होगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है इन प्रश्नों 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है, आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और भी सभी एग्जाम की दृष्टि से मैं आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर आता हूं। ये पुलिस की यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्या वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बैरोमीटर से नापा जाता है। अगर आर्द्रता आपके एग्जाम में पूछी थी तो हाइग्रोमीटर आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, क्या समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? ये बात आपको एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अगर हमारा साथ देते हैं तो मैं आपके लिए किसी दिन यूपी जीके के बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा, जो आपके एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी इनको लेकर आऊँगा। जरा समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है, जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन किया जाता है, उसके द्वारा समुद्र का जल होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तेरह प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे आप लोग। क्या प्रांतों में, कहाँ सर, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई? ठीक है, अगर केंद्र में आपके पूछा है केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, तो कहेंगे 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। कहाँ सर, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। और 1919 के अधिवेशन में, याद रखना है 1919 के अधिवेशन में सर कहाँ, प्रांतों में केंद्र मतलब द्वैध शासन लागू हुआ था। 1909 की सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। मुस्लिम लीग को, किसको सर, मुस्लिम लीग को इसमें पृथक निर्वाचन दिया गया था। आपको याद रखना मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन किसमें, 1909 के अधिवेशन में, अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदियां कौन सी? देखिए भारत में जितनी भी नदियां हैं दो तरफ जाती हैं, या तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, या तो वो अरब सागर में जाती हैं। कहाँ सर, अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, जितनी नदियाँ इधर गिरती हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नर्मदा नदी है ये कहाँ पर गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। तो सर किसका, एसेंचुरी यानी कि ज्वारदन मुख का निर्माण करती है। ज्वारदन मुख का निर्माण करती है, इसे एसेंचुरी इंग्लिश में कहते हैं, ज्वारदन मुख का निर्माण करती है। ये बात आपको याद रखनी है ऐसे एग्जाम में। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, क्या इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, किया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे जयंत पाटिल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता? कोई पिंड है, कोई पिंड की गतिज ऊर्जा अगर आप देखेंगे और उसी की स्थितिज ऊर्जा कैसी सर, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी का जो योग है वो क्या कहलाता? तो आपको याद रखना है इनका योग क्या कहलाता सर, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। चौथा इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। धीरे धीरे हम अंतिम प्रश्नों की ओर आ रहे हैं और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो आपको याद रखना काली नदी का जो है, काली नदी अगर बूझी है तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी, ये यूके में काला पानी विवाद जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ उत्तराखंड यूके के क्षेत्र में नेपाल के साथ काले पानी विवाद हुआ है। ठीक है, और भारत जो पाकिस्तान से सिंधु नदी को लेकर हमारा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे तीस्ता नदी जल बंटवारे से भारत और किस पड़ोसी देश के साथ? तो याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी, तीस्ता नदी को लेकर याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। कई बार आपके एग्जाम में आया है, कहाँ से निकलती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हिमालय की मुख्य सीमा यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश जिसे एमसीटी कहते हैं का पृथक करता है। किसे किसे मुख्य सीमा जो होती है ये पृथक करती है। जिसे आपने सुना होगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं ऐसे प्रश्न, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमसीटी पृथक करती है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर थे। 15 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए यूपी पुलिस के लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आता हूँ। प्रश्न कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।